وہ छत पर बैठी एक नॉवल पढ़ने में मगन थी। आसमान पर चांद पूरी आबोताब से जगमगा रहा था, जैसे आज की रात उसे चांदनी को खुद में समोना हो। ये क्या है माफिया? वो नॉवल में माफिया का सीन पढ़ती उठ खड़ी हुई। माला, माला नीचे आओ। माला की बहन जहरा उसे कब से आवाजें दे रही थी। जब भी वो किताब बंद करती, उठकर नीचे चलती ताकि ऊपर ना आ जाए। वो एक कलमुही, ये रात के जो बर्तन पड़े हैं ना, ये कोई बाहर से आकर धोएगा क्या? चाची जो चारपाइयों पर लेटी थी, माई माला को देखते हुए बोली, नहीं चाची, जब आप हैं तो बाहर से नौकर क्यों बुलाएं? हम क्यों आप ही? माला ने तर्क के जवाब दिया, वो ऐसी ही थी। वो दोनों बहनें बिना माँ बाप के पली बड़ी थी। चाची चाचा के साथ रहती थी, जो 2 दिन की रोटी, 2 वक्त की रोटी देते थे, पर साथ बहुत जुल्म भी करते थे, जिसे ज़ारा मुंह बंद करके सह लेती थी। पर माला जवाब दिए बिना नहीं रहती थी। माला, तुम मुंह बंद रखो, चाची मैं धोती हूँ बर्तन, आप आराम करें। ज़ाहरा फौरन से बोली, वरना चाची का पारा मजीद हाई हो जाता। हाँ, और साथ अपनी बहन को भी कुछ सिखा दो, ये तो बस जुबान चलाना जानती है। अल्लाह ने शक्ल क्या अच्छी दे दी है, इसे इसके तो अंदाज ही नहीं मिलते। चाची हकारत से कहती अपने कमरे में चल रही थी। माला, चुप रहा करो ना, हर वक्त बोलती रहती हो। चाची बड़ी है। अब वो किचन में जा रही थी, जबकि माला उसके पीछे। मतलब मैं भी आपकी तरह बातें सुनती रहूं? हम क्यों रहते हैं इनके साथ? अब डॉक्टर है, अलग से भी गुजारा हो सकता है हमारा। माला जहरा के साथ काम करवा रही थी। जैसे भी है, हमारा तहफुज है वो, वरना कर आजकल की लड़कियों का अकेले रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। चलो अब जल्दी से काम करो, फिर सोते हैं। ज़ाहरा समझदार थी, जबकि माला ना समझ। आपी, क्या अभी भी माफिया होता होगा जैसे मेरे नावल में है? वो इश्तियाक से इस्तफार कर रही थी। हाँ होते होंगे, पर तुम्हें क्या? निकलो इस नॉवल की दुनिया से। कल का टेस्ट याद किया या नहीं? ज़ाहरा ने उसे कान से पकड़ा। अभी मेरा कान तो छोड़े, याद है मुझे। दोनों बातें करती, हंसती मुस्कुराती कमरे में चलती थी। रात के 2 बजे का वक्त था। आधी दुनिया सो चुकी थी, पर शहर के किनारे पर वाक़ई एक पुरानी फैक्ट्री में इस वक्त कुछ लोग अभी भी जाग रहे थे। जो बाहर से खंडर, अंदर से ज़रियाब राजपूत की सल्तनत थी। मध्यम रोशनी, मशीनों की जगह हथियारों के ढेर, और फिजा में फैलती बारूद की बू थी। ज़रियाब लंबे कदमों से अंदर आया, स्याह शर्ट के बाजू कोहनी तक चढ़े हुए, आंखों में वो ठहराव जो तूफान से पहले आता है। उसके सामने 4 लोग खड़े थे। एक के बाजू से खून बह रहा था, बाकी सब खामोशी से नजरें झुकाए हुए थे। ज़रियाब ने गहरा सांस लिया और कुर्सी पर बैठ गया। उसके लहजे में सर्द ठहराव था। ये रोज रोज के जख्म अब छुप नहीं सकते। हर दफा अस्पताल ले जाना खतरा है। वो एक माफिया डॉन था, ये उसकी दुनिया थी। अचानक दरवाजा खुला और अरसल अंदर आया, हाथ में फाइल और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए। ये वाहिद शख्स था जो ज़रियाब को बॉस कहकर भी मजाक में आंख मिला लेता था। बॉस, लगता है अब इस राफिया को सुकून नहीं आएगा, क्योंकि इसका गेम जो उलट दिया आपने। वो हंसा, मगर ज़रियाब की आंखें जरा भी नरम ना हुई। ज़रियाब ने नजरें उस पर डाली। वो तो उसका हर बार कहा है, इस वक्त हमें एक डॉक्टर की जरूरत है, बार बार अस्पताल नहीं जा सकते। ऐसा लड़का या लड़की हो जो खून देखकर नजरें ना चुराए और मुंह बंद रखना जानता हो। अरसल हंसता हुआ मेज के करीब आया। ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा बॉस, जो ना डरे, ना बोले, ना भागे। ज़रियाब ने सिगरेट जलाया। धुआं छत की तरफ उड़ा। ढूंढो, औरत हो या मर्द, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस वो हमारी जुबान समझे, खामोशी की जुबान। कमरे में रोशनी मदम हुई। ज़रियाब की आंखें किसी बहुत दूर ख्याल में डूब गई, जैसे वो जानता हो कि किस्मत उसके लिए सामने कोई ऐसा शख्स जरूर लाने वाली है जो उसकी खामोशी तोड़ देगा। अरसल ने मुस्कुराते वो फाइल बंद की। ठीक है बॉस, मिल जाएगा, शायद कोई ऐसी जो जख्म भी भरे और दिल भी। ज़रियाब ने एक निगाह उस पर डाली और बस इतना बोला, दिल के जख्म बंद नहीं होते हैं अरसल, मैं तो सिर्फ मरहम ढूंढ रहा हूँ, मोहब्बत नहीं। हर काम पर लग जाओ। रोशनी बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ सिगरेट की चंगारी जलती रही। ज़रियाब राजपूत एक माफिया डॉन था, जिसका नाम पूरे माफिया की दुनिया पर चलता था। हर कोई उसके कहर से डरता था। उसकी कोई कमजोरी नहीं थी, उसे मौत से डर नहीं लगता था। सारे काले काम करता था। दुनिया के सामने वो एक बिजनेसमैन था, पर अपनी दुनिया का बेताज बादशाह था, जिसके खौफ से लोग थर थर कांपते थे। सड़क के किनारे नीम अंधेरा फैला हुआ था। शाम ढल चुकी थी। गलियों में जर्द पत्तियों की हल्की हल्की रोशनी थी। माला यूनिवर्सिटी से घर जा रही थी। हाथ में नॉवल था और कानों में हल्की म्यूजिक की आवाज। वो इतनी मदहोश थी कि ध्यान ही नहीं रहा कि कब वो मेन रोड पर आ गई है, कि एकदम तेज ब्रेकों की चीख फिजा में गुंजी। अहमक लड़की, सामने देखकर नहीं चलती। एक भारी सर्द आवाज ने जैसे उसके कदमों को जमा दिया। माला ने चौंक कर देखा। काली गाड़ी उसके बिल्कुल सामने रुकी थी। अगर एक लम्हा भी वो ताखीर होती तो शायद उसके नीचे आ चुकी होती।
डर और खौफ के मिले जुले एहसास ने उसके अंदर तूफान सा बर्पा कर दिया। आप अंधे हैं क्या? गाड़ी उड़ाने के लिए सड़क मिली है या लोग मारने के लिए? ड्राइविंग सीट का दरवाजा खुला और एक लंबा वजिया शख्स नीचे उतरा। स्याह कपड़ों में मलबूस, चेहरे पर काला मास्क और आंखों पर डार्क चश्मा। रोशनी में बस उसकी आंखों का किनारा झलक रहा था, सख्त, बेतासुर, जैसे किसी पत्थर में जान हो। अगर मैं ब्रेक ना मारता तो तुम अब जमीन पर पड़ी होती। शुक्र अदा करो। आवाज भारी मगर पुरसुकून थी। माला के गुस्से को उसकी सर्द लहजे ने और भड़का दिया। शुक्र? आपने गाड़ी उड़ानी है तो आसमान पर जाए, सड़क में नहीं। दरियाब, जिसके चेहरे के एक एक खुदुखाल में रोब छुपा था, एक पल को खामोशी से उसे देखता रहा, फिर आहिस्ते से बोला, जुबान तेज है तुम्हारी मगर जान कमजोर। अगली बार ध्यान रखना। सब इतने खुशनसीब नहीं होते कि बच जाए। माला ने होंठ पींजे, फिर तंजिया दास में बोली, और आप जैसे सब इतने खुशकिस्मत नसीब नहीं होते कि लोग आपके गुरूर से मुतासिर हो जाए। वो किताब हाथ में संभालती हुई पलटी, मगर पीछे खड़े उस शख्स की नजरें लम्हा भर को उस पर जमी रही, जैसे किसी अनजान चेहरे पर कोई पुरानी याद देख ली हो। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, इंजन गरजा और काली गाड़ी तेजी से नजर से गायब हो गई। माला ने पलट कर देखा, पता नहीं कौन था। इतनी बड़ी गाड़ी, जैसे किसी फिल्म का विलन हो। वो खुद से बुड़बुड़ाई और नावल सीने से लगाकर चल दी। मगर किस्मत ने फैसला कर लिया था, ये महज एक इत्तेफाक नहीं, ये एक आगाज था। वो नहीं जानती थी कि यही शख्स, यही आंखें जल्द उसकी जिंदगी के हर रंग को बदल डालेंगी। ज़हरा रात को सो नहीं सक रही थी। कल एक अनजान नंबर से आने वाली कॉल ने उसे परेशान कर रखा था। आप ही लाइट बंद करें, मुझे सोना है। माला ने नींद में आवाज लगाई, हाँ करती हूँ। वो लाइट बंद करते लेट गई, जब दिमाग के पर्दों पर वो कॉल लहरा गई। हेलो जी, कौन? वो ड्यूटी पर थी जब कॉल आई थी। डॉक्टर जहरा? सामने वाले ने कंफर्म किया। जी। वो एक लफ्ज ही जवाब दे गई। मेरी बात कान खोलकर सुनो। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती तो चुपचाप से कल मिलो और हमारे लिए काम करो। एक माफिया का ऑर्डर है। फिर कॉल बंद हो गई, यहाँ तक के नंबर भी। लेकिन जहरा को परेशान कर गई थी कि एक अनजान कॉल। अस्पताल की राहदारियों में ज्यादा रश नहीं था। ये शहर का बड़ा अस्पताल था और दो नर्सें आपस में हल्की सरगोशी में बातें कर रही थी। माला हाथों में फाइलें लिए, चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट सजाए, अपनी बहन डॉक्टर ज़ारा के वार्ड की तरफ जा रही थी। आज ज़ारा को देर हो गई थी जब भी वो अस्पताल आ गई थी, ताकि दोनों साथ घर चले। आप ही मैं आ गई। ज़ारा रूम में वो दाखिल होते हुए बोली, क्या पूरा वक्त यही रहना है, घर चले? माला ने उसे काम में लगे देखकर कहा, बस थोड़ा सा काम है फिर निकलते हैं। ये लिस्ट बना लो, तुम बताओ कैसा रहा दिन? ज़ारा ने लंबी सांस ली। अच्छा रहा दिन, बस आपको मिस करती रही। वो खुशी खुशी बताने लगी, आज तो पूरा दिन लगा दिया आपने पेशेंट संभालते संभालते। ज़ाहरा मुस्कुराती हुई मरीज की रिपोर्ट बंद कर रही थी। हाँ माला, ड्यूटी खत्म होते ही चलते हैं। बस एक इमरजेंसी केस आ जाए तो जान छूटे। जैसे किस्मत को ये सुनने का ही इंतजार था। उसी लम्हे दरवाजा धड़ाम से खुला। नर्स दूरती हुई आई। डॉक्टर साहिबा, एक शदीद जख्मी आया है, गोली लगी है, फौरी ट्रीटमेंट चाहिए। ज़ाहरा के चेहरे का रंग बदल गया। ओ नहीं, ठीक है मैं अभी आती हूँ। वो जल्दी से अपना सफेद कोट उतार रही थी, क्योंकि इमरजेंसी केस था। मैं इमरजेंसी वार्ड में जा रही हूँ, तुम जरा यहाँ बैठ जाना। किसी पेशेंट या वेंडर्स को अंदर मत आने देना और मेरा इंतजार करना। उसे हदायत दे रही थी। माला ने शोखी से आंख मारी। जी मैडम डॉक्टर साहिबा। ज़ाहरा मुस्कुराकर बाहर चली गई। माला ने इर्द गिर्द देखा, फिर शरारत से ज़ाहरा का कोट उठाया। वाह कितना अच्छा लग रहा है, चलिए आज भी बैठक मैं डॉक्टर बन जाऊं। वो कोट पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई। उसके बालों का एक जोड़ा गर्दन पर गिर रहा था। होठों होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में शोक ही, बिल्कुल वही बेफिक्री जो ज़ाहरा में कभी नहीं थी। वो ज़ाहरा की कुर्सी पर बैठ गई, स्टेथोस्कोप गले में लटकाया और कंप्यूटर की स्क्रीन पर झुककर उल्टे सीधे बटन दबाने लगी। डॉक्टर माला, साउंड्स गुड। वो अचानक दरवाजा खुला। कमरे में जरियाब राजपूत दाखिल हुआ। स्याह कमीज, आंखों में सख्ती और साथ ही अड़सल था। दोनों ने सामने देखा। एक नाजुक सी लड़की रुकटुक की कुर्सी पर बैठी, कोट पहने मगर अंदाज ऐसे जैसे कोई परी हो। अरसल ने नजरें बदली मगर मुस्कुराहट दबा ना सका। जरियाब ने सीधी नजरों से माला को देखा। तुम ही हो वो डॉक्टर जिसकी बात हुई थी? माला ने लम्बी पल को सोचा। जी मैं ही डॉक्टर हूँ ज़ाहरा, आप बताइए क्या मसला है? फिर होठों पर चमकदार मुस्कुराहट के साथ बोली, बोले भी क्या घूर रहे हैं? अरसल की हंसी छुप न सकी। जरियाब ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी नजरें जैसे माला के जूट को चीर कर अंदर देख रही हो। तुम ही हो वो डॉक्टर जिसकी बात हुई थी? माला ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर थोड़ा सीधी होकर बैठ बोली, देखें अगर कोई गोली लगी है तो आप पेशेंट को लाएं, मेरा इस वक्त लेक्चर सुनने का दिल नहीं है। जरियाब ने आहिस्ता सी आंखें सुखेड़ी।
چہرے پر سختی مگر دل میں ہلکی سی حیرت. یہ لڑکی ڈری نہیں بلکہ اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑی تھی. تم بہت بے خوف ہو. ذرا آپ کے لہجے میں عجیب سا سکون اترا، کیونکہ جس لڑکی سے فون پر بات ہوئی تھی وہ کافی ڈر گئی تھی، اور سامنے اتنی بے خوفی پر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ زہرا نہیں مالا ہے. انہوں نے کال پر زہرا کو دھمکی دے کر آفر دی تھی. مالا نے کندھے اچکائے. بھلا میں آپ سے کیوں ڈروں؟ آپ کے کوئی سنگ نکلے ہیں؟ یہ 4 آنکھیں ہیں. وہ بولتے بولتے ساتھ ہنستی تھی، جبکہ زریاب کی تو آنکھیں لال ہو گئی. ہرسل چونک گیا مگر ہنسی دبا گئی. زریاب پل بھر کو خاموش رہا، پھر بس اتنا بولا، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں تم ڈر سے زیادہ قابل ہو یا زبان سے. اور وہ پلٹ گیا. مالا کرسی پر بیٹھی مسکرا رہی تھی. کبھی اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ جس آدمی کو اس نے چیلنج کیا ہے وہ کوئی عام مریض نہیں ہے. زریاب راجپوت، مافیا کا بادشاہ. چلے باس، ارسل بولا تھا، اور وہ دونوں وہاں سے نکل گئے. کل اس لڑکی کو اٹھوا لو، مجھے یہی چاہیے. وہ ہلکے مگر سخت ہے جن بولتے گاڑی میں بیٹھا. ارسل نے اس باتی نظروں سے اسے دیکھا. زہرا واپس آئی تو کمرے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی. مالا اب بھی اس کی کرسی پہ بیٹھی تھی، کوٹ پہنے، سٹیتھوسکوپ گلے میں، اور میز پر آدھی چائے ابھی تک بھاپ چھوڑ رہی تھی. مالا، تم پاگل ہو گئی ہو، یہ میرا کوٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ مالا نے ہنستے ہوئے چیئر گھمائی. بس ذرا ڈاکٹر بننے کا دل کیا تھا. وہ اب کوٹ اتار رہی تھی. ویسے کوئی آیا تو نہیں؟ زہرا نے پوچھا. نہیں تو کوئی بھی نہیں آیا. وہ جلدی سے اب گھر چلے نا. مالا نے پہلی بار زہرا سے جھوٹ بولا تھا. نہ جانے کے اوپر یہ جھوٹ اسے بھاری پڑنے والا تھا. شام ڈھل چکی تھی. آسمان پر سورج کی لالی مٹ رہی تھی. سڑکوں پر گاڑیاں کم ہو چکی تھی. درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے. مالا آج یونیورسٹی سے کچھ دیر بعد نکلی تھی. اس نے زہرا کو بتایا تھا کہ آج وہ دوست کے ساتھ آئے گی، مگر دوست کا فون بند ملا. پتہ نہیں سب اتنی جلدی کیسے چلے گئے. وہ خود سے بڑبڑاتی جا رہی تھی. گلی سنسان تھی، صرف کبھی کبھار کوئی موٹر سائیکل گزر جاتی. مالا کے قدموں کی چاپ خود اسے سنائی دے رہی تھی. اچانک ایک سیاہ بہن اس کے قریب آ کر رکی. دروازے جھٹکے سے کھلے. اوئے یہ کیا؟ اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا کہ پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا. تیز خوشبو نے اس کی سانسیں روک دی. اس نے ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کی مگر سب دھندلا گیا. دنیا گھومنے لگی، پھر سب اندھیرا ہو گیا. جب آنکھ کھلی تو سامنے مدھم پیلی روشنی تھی. چھت کی بتی چپک رہی تھی. سانس بھاری تھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا. وہ ہیری تو محسوس ہوا کہ ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں. یہ کیا؟ اسے دھیرے سے کہا. کرسی سے اس کے ہاتھ رسیوں میں جگڑے ہوئے تھے، پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے. ارد گرد نظریں دوڑائی تو پتا چلا کہ وہ کسی پرانے گودام میں ہے. دیواروں پر زنگ آلود لوہے کے ہتھیار، بکھری کرچیاں، اور ایک کونے میں ٹمٹماتی بتی. دل کی دھڑکن تیز تھی. کون ہے؟ کون ہے یہاں؟ اس نے بلند آواز میں پکارا. کچھ لمحے بعد دروازے کی چرچراہٹ سنائی دی. 2 نقاب پوش اندر داخل ہوئے. ایک کے ہاتھ میں بوتل تھی، دوسرے کے ہاتھ میں موبائل. اسے باندھ دو. حکم یہ کہ صبح تک یہی رہے. پر یہ کون ہے؟ ڈاکٹر تو نہیں لگتے. چپ کر، نام نہیں پوچھے جاتے یہاں. مالا کے حلق میں کانٹا سٹک گیا. ڈاکٹر؟ وہ چونکی. تو کیا کوئی ڈاکٹر کی جگہ وہ یہاں آ گئی تھی؟ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر لبوں پر سختی. تم لوگ جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سب جرم ہے. ایک نقاب پوش ہنسا. یہاں جرم کی نہیں، حکم کی بات ہوتی ہے لڑکی. دروازہ بند ہوا، تالا لگا. گودام میں پھر خاموشی پھیل گئی. صرف دور سے پانی کے قطرے ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی. مالا نے آنکھیں بند کی. زہرا کا چہرہ یاد آیا. آپی، آپ کو تو کچھ پتا بھی نہیں میں کہاں ہوں. ایک آنسو اس کی گال پر پھسل گیا. دور اندھیرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، باری، ٹھہرے ہوئے، جیسے کسی کی آمد ہو. گودام کا دروازہ دھیرے سے کھلا. وہی سیاہ کوٹ، وہی سنجیدہ آنکھیں. زریاب راجپوت روشنی میں آیا. کرسی پر بندی مالا کی نظریں اس پر جم گئی. وہ لمحہ بھر کو دونوں خاموش رہے، بس دلوں کی دھڑکن گونجتی رہی. صبح سے رات ہو گئی تھی. اسے بے ہوشی کی دوا دے دی گئی. جب اسے صبح سے ہوش میں آیا تھا. دیکھ، اس لڑکی کو ہوش آ گیا. 2 آدمی سامنے بیٹھے تھے. ان میں سے ایک بولا، جس کا رنگ ذرا کم تھا. دوسرا گنجا تھا. میں یہاں ابھی تک کیوں ہوں؟ مالا نے پوچھا. کیونکہ تم کڈنیپ ہو چکی ہو. گنجے والے لڑکے نے بولا. کیا؟ ہائی، میں کڈنیپ ہو گئی؟ سچی؟ وہ خوشی سے بولی. سچ بتاؤ، یہ میرا بچپن سے خواب تھا، میں ایک بار کڈنیپ ہو جاؤں. بلے بلے، مزہ آ گیا. دونوں آدمی اس بے وقوف لڑکی کو حیرت سے دیکھنے لگے. اوئے گنجے، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی ہے کیا؟ روک ابھی باس کو بلاتا، لگتا ہے اس لڑکی کا میٹر شارٹ ہو گیا. وہ دونوں باہر نکل گئے. جب تھوڑی دیر بعد ایک اونچے لمبے قد کا آدمی اندر داخل ہوا. وہ تھا زریاب راجپوت، مافیا کا ڈان. اسے یہاں دیکھ کر مالا کو حیرت کا جھٹکا لگا. دیکھو،
اگر میرے گھر والوں نے پیسے مانگنا ہے تو ڈبل مانگے نا یار، آدھے آدھے کر لیں گے۔ وہ بھی چپ نہیں ہوئی تھی۔ زریاب نے آنکھ چٹائی۔ زریاب دروازے پر رکا۔ سامنے وہی لڑکی بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے، ہاتھ بندھے ہوئے، مگر چہرے پر خوف کا شائبہ تک نہیں تھا، بلکہ وہ تو جیسے مزے لے رہی تھی۔ زریاب نے ہاتھ جیب میں ڈالا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ بہت باتوں نہیں لگتی ہو تم ڈاکٹر۔ مالا نے گردن اکڑا کر جواب دیا، جی شکریہ، بچپن سے ہوں۔ گھر والے کہتے کہ اگر بولنے پر نوکری ملتی تو ابھی تک میں وزیر اعظم بن چکی ہوتی۔ ارسل جو پیچھے کھڑا تھا ہنسی روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ باس، لگتا ہے یہ لڑکی ڈاکٹر کی پوری مشاعرہ ہے۔ زریاب نے اس پر سخت نظر ڈالی اور کرسی کے قریب آ کر چپ کیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرد روشنی تھی۔ تمہیں اندازہ ہے تم کہاں ہو؟ مالا نے پلکیں جھکائی، جی بالکل، لگتا تو ہے یا تو فلم کی شوٹنگ ہے یا خواب، کیونکہ اصل مافیا ڈون اتنا ہینڈسم کیسے ہو سکتا ہے؟ زریاب لمحہ بھر کو ساکت ہوا۔ پہلی بار کسی نے اس کے سامنے ایسا بے خوف مذاق کیا تھا۔ زبان بند رکھو ورنہ پچھتاؤ گی۔ آپ کو پتہ ہے سب یہی بولتے ہیں، مگر پھر سب میرے دوست بن جاتے ہیں۔ آپ ہی کوشش کریں، بندہ اچھی سنگت میں نرم ہو جاتا ہے نا۔ ارسل نے رخ موڑ کر ہنسی دبائی، باس میں نے کہا تھا نا یہ عام لڑکی نہیں لگتی، چپ رہنے دو اسے۔ زریاب نے سر لہجے میں کہا، مگر نگاہ ابھی بھی مالا پر تھی۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ مالا بولی، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ ڈان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ زریاب نے بلویں سکیڑی، کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ اتنی شخصیت اچھی، اتنی پیاری آنکھیں، بندہ چاہے تو ماڈل بن جائے۔ سچ میں آپ کا کریمنل سٹائل زبردست ہے۔ زریاب نے گہرا سانس لیا، جیسے خود کو ضبط میں رکھ رہا۔ ارسل اسے کچھ کھانے کو دو، اس سے پہلے کہ یہ ہمیں ہی بھون ڈالے۔ جی باس۔ یہ کچھ کھا لے تو اس کے منہ پر پٹی باندھ دینا۔ پٹی؟ مالا چوکی، ارے نہیں، باتیں کرنے دو نا، یہ تو بور ہو جاؤ گے۔ زریاب پلٹ گیا، دروازے پر رکتے بس اتنا بولا، یہ لڑکی یا تو پاگل ہے یا خطرناک، دونوں صورتوں میں دلچسپ تو ضرور ہے۔ ارسل نے ہنستے ہوئے سر ہلایا، اور مجھے لگتا ہے باس پہلی بار کوئی قیدی ہمارے مافیا ہیڈ کوارٹر کو تفریح کا سمجھ کر بیٹھی ہے۔ مالا نے پیچھے سے آواز لگائی، اوے سنو، چائے بیچنا بغیر دودھ کے، دمدار ہو تاکہ سوچنے کی طاقت رہے، اگلا پلان کیسے بنانا ہے۔ گودام میں کہکے کی مدھم آواز گونجی اور زریاب کے چہرے پر پہلی بار ایک نہایت ہلکی مگر سچی مسکراہٹ ابھر آئی۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ زہرا سین پہ بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی رونے سے۔ ہاتھ میں مالا کا دوپٹہ تھا جو اس کے کمرے سے ملا تھا، وہ صبح کی گئی اب تک نہیں لوٹی تھی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی آزاد گھومتی ہے، اب بھاگ گئی ہے کہیں، ہمارا منہ کالا کر گئی۔ چاچی ہاتھ کمر پر رکھے بولی، ہاں بالکل، ایسی لڑکی خاندان کا سر جھکا دیتی ہے، نہ گھر کی پرواہ نہ عزت کی، کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ چچا نے غصے سے حقہ زور سے زمین پر رکھا۔ چچا ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں، میری بہن کبھی ایسا نہیں کر سکتی، وہ کسی مصیبت میں ہے، مجھے یقین ہے۔ زہرا نے روتے ہوئے چہرہ اٹھایا، ہائے ہائے مصیبت میں؟ ارے تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا؟ جب لڑکی بھاگ جاتی ہے نا تو سب یہی کہتے ہیں مصیبت میں ہے، اصل میں شرم سے لوگ منہ چھپاتے ہیں۔ چچی تنزیہ ہنسی ہنسی، میری بہن کسی کی عزت کو داغ نہیں دے سکتی چچی، اگر آپ کو اس سے نفرت تھی تو کم از کم اس کی جانب پر بددعا تو نہ دے۔ زہرا کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ کا سمندر ابل پڑا۔ چچا نے کرسی سے اٹھتے سخت لہجے میں کہا، بس ہمیں اس بدنام لڑکی کا نام اب مت سنانا، ہماری عزت خاک میں ملا دی اس نے، اگر وہ خود واپس آئے بھی تو اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی۔ زہرا نے پوٹ پوٹ کر روتے ہوئے کہا، نہیں چاچا، میری مالا واپس آئے گی، ضرور آئے گی، اور جب وہ آئے گی نا تب سب کو سچ پتا چلے گا کہ قصور اس کا نہیں تھا، میں اسے ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ وہ دوپٹہ سینے سے لگا کر چپ چاپ نکلتی چلی گئی اور باہر آسمان پر اندھیرا پھیل گیا۔ گودام کی مدھم روشنی میں مالا کرسی پر بندی بیٹھی تھی، سامنے زریاب راجپوت اپنے مخصوص روبدار انداز میں آیا، سیاہ قمیض بازو چڑھائے ہوئے اور چہرے پر سنجیدگی جیسے پتھر پر لکھی ہو۔ یہاں اسے بندے بندے 2 دن ہو گئے تھے تو ہوش آ گیا آخرکار۔ وہ کرسی کے پاس آ کر جھکا، مبارک ہو، تم اب ہماری ٹیم کا حصہ ہو۔ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، کیا مطلب؟ میں تمہاری ٹیم میں نے کب اپلائی کیا تھا؟ مالا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، اب تم یہاں سے نہیں جا سکتی، تمہیں اپنی ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے۔ زریاب نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے گہری آواز میں کہا، کس خوشی میں؟ اور ویسے بھی یہ کون سا انٹرویو تھا جو کرسی سے باندھ کر لیا گیا؟ مالا نے ناک چڑھائی، کیونکہ تم ڈاکٹر زہرا ہو اور تمہارے چچا چاچی تمہارے بدلے مجھ سے پیسے لے چکے ہیں۔ زریاب نے ایک کاغذ اس کے سامنے پھینکا، کیا؟ میں ڈاکٹر زہرا، ارے معافی ڈان، میں تو مالا ہوں، زہرا کی بہن۔ مالا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب پتا ہے۔
ज़रियाब ने सर लहजे में कहा, तुम लोग तो बड़े फिल्मी हो, कभी किसी बहन को दूसरी बहन समझ लेते हो। सुनो जनाबे डॉन, डॉक्टर ज़हरा मेरी बहन है, वो तो जो दाल जलाने में भी पीएचडी रखती है। माला ने हंसते हुए गर्दन झटकी, तुम मजाक कर रहे हो। ज़रियाब ने थोड़ी देर से गौर से देखा, इसे यकीन ना हो। नहीं सच में, और अगर मेरी बहन के बदले पैसे ले लिए हैं ना तो वापस करो, उस पर सिर्फ मेरा हक है। ज़रियाब ने होंठ भींचे, जिसे हंसी दबाने की कोशिश कर रहा हो, मगर चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। अजीब लड़की हो तुम, पहली बार वो भी ऐसी लड़की से मिला था। शुक्रिया, अजीब लोग ही दुनिया बदलते हैं। वैसे अब बांधने की जहमत खत्म करो, मेरी कमर अकड़ कर टूट गई है। माला ने फखर से कहा, रस्सियां खोल दो, देखते हैं लड़की सच बोल रही है या नहीं। जराब ने आंखों में हल्की सी हैरत लिए अपने आदमी को इशारा किया तो उन्होंने रस्सियां खोल दी। रात गहरी हो चुकी थी। गोदाम की मिट्टी भरी फजा से निकलकर जब माला ने आंख खोली तो खुद को एक आलीशान महल जैसे घर के अंदर पाया। ऊंची छतें, दीवारों पर सोने की नक्श, महंगे पर्दे और दरमियान में जरियाब राजपूत सोफे पर बैठा कॉफी का कप थामे कॉफी पी रहा था, जैसे कोई बादशाह अपने कैदी का जायजा ले रहा हो। वाह भाई, ये तो कोई फिल्मी किडनैप है ना। गोदाम से सीधा महल, अब अगला सीन क्या है? शादी है, शूटिंग? माला ने आंखें चिपक चिपक कर इर्द गिर्द देखा। ये मेरा घर है और अब तुम यही रहोगे जब तक मैं ना कहूं। जरियाब ने सर उठाया, मैं यहाँ क्यों रहूं? क्या तुमने मेरा कोई किराया दिया है या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी नौकरानी बन जाऊं? खबरदार, मैं चाय बनाने में चीनी 2 चम्मच ज्यादा डाल देती हूँ। माला ने फौरन हाथ कमर पर रखे। डॉक्टर ज़ारा, तुम्हें इतना बोलने की बीमारी है या आदत? इलाज क्यों नहीं करवाया अपना? और ये माला बनने का ड्रामा बंद कर दो। जरियाब ने खामोशी से घूरा, फिर आहिस्ता से बोला। उसे यही लग रहा था कि ये लड़की झूठ बोल रही है, क्योंकि अस्पताल में भी तो यही थी डॉक्टर ज़ारा के रूम में। अरे बाबा, मैं ड्रामा नहीं कर रही, मैं वाकई माला है। और मेरी बहन ज़ारा अगर यहाँ होती ना तो तुम्हें इंजेक्शन लगाकर सीधा सुला देती। माला ने कहका लगाया, बहुत बात होनी हो तुम। मेरे लोग गलती से तुम्हें यहाँ लाए, लेकिन अगर तुम वाकई ज़ारा नहीं हो तो फिर तुम हो कौन? जरिया के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं हूँ माला, वो जिसे सब तंग दिल, जिद्दी और थोड़ी सी पागल कहते हैं, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल सच्चा है। माला ने शान से सोफे पर बैठते हुए कहा, पागल तो लगती हूँ मगर दिल सच्चा। देखते हैं। जरियाब ने उसकी तरफ गौर से देखा। हाँ देख लो, मगर खबरदार, अगर दिल देखने के लिए सीना चाक करने का प्लान है तो पहले चाय पिला देना। माला ने गर्दन टेढ़ी करके मुस्कुरा कर कहा, चलो अब तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ, लेकिन याद रखो ये महल है, कोई मेहमान खाना नहीं। भागने की कोशिश की तो जरियाब अपनी हंसी दबाता उठा। तो क्या करोगे? फिर से बांध लोगे? खबरदार, अब की बार मैं इतनी जोर से चीखूंगी कि महल के झूमर भी कांप जाएंगे। माला ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। जरियाब ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक नरम सा तासुर आया। अजीब लड़की हो तुम माला, शायद तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कहाँ आ गई हो। अरसल, एक काम करो, तुम इस लड़की से बात करो, मेरी समझ से बाहर आइए। वो बाहर आया तो अरसल को हुक्म दिया, जी बॉस, पर मुझे लगता है ये लड़की वो नहीं है, हमसे गलती हो गई है। अब वो गर्दन झुकाए खड़ा था। क्या गलती हो गई है? जरियाब ने सीधा अरसल पर आंखें गाड़ी। नहीं सर, ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी मैं कंफर्म कर लेता हूँ। अरसल जरियाब के गुस्से से डरते बात बदल गया। अगर उसे पता लग जाता कि अरसल ने ध्यान से तस्वीर नहीं देखी थी लड़की की और माला को भी डॉक्टर ज़ारा समझ लिया था, तो यकीनन जरियाब के हाथों उसकी चटनी बन जाती, जो वो नहीं चाहता था। चलो, अभी एक अहम मीटिंग के लिए निकलना है। अरसल जरियाब के साथ साथ निकला था। सुबह सूरज की हल्की नरम रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। माला लंबी अंगड़ाई लेकर बिस्तर से उठी। सामने शीशे में अपना बिखरा हुआ हुलिया देखा तो हंसी रोक न सकी। वाह माला, तू तो किडनैप की स्टाइल में हुई है। बंदूकों के बीच भी बालों की चमक बरकरार है। उसी वक्त दरवाजा खुला। एक दुबली पतली उम्र रसीदा खात्मा अंदर आई। बीबी, नाश्ता नीचे लग गया है, साहिब ने बुलाया। साहिब? अरे ये महल है या स्कूल? और वैसे भी मैं नाश्ता बिस्तर पर खाती हुई, जाओ उन्हें कहो माला मेहरानी अभी आराम फरमा रही है। माला ने हैरानी से आंखें चपकाई। बीबी, यहाँ किसी ने जरियाब साहब को इनकार नहीं किया। बूढ़ी खात्मा हक्का बका रही। तो फिर आज तारीख बदलने वाली है, माला ने हंसते हुए कहा। कुछ देर बाद जब वो नीचे गई तो पूरा अमला कितार में खड़ा था। नौकर, मुलाजमाएं, सब जैसे किसी वजीर आजम के इस्तकबाल को खड़े हों। जरियाब बड़े सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। माला को देखकर उसने अखबार नीचे किया। आखिरकार नींद पूरी हो गई मोहतरमा? माला ने सीना तान कर कहा, हाँ, ख्वाब में भी तुम ही थे, बंदूक लिए भागते फिर रहे थे, बहुत डरावने लग रहे थे। जरियाब के नौकर हंसी रोकने लगे, लेकिन जरियाब ने उन्हें घूरा तो सब फौरन सीधे हो गए।
بیٹھو ناشتہ کرو۔ مالا میز پر کرسی کھینچ کر بیٹھی اور پہلا نوالا لیتے ہی منہ بناتے لگی۔ یہ کیا بنایا ہے؟ اتنا پیکا پراٹھا تو دشمن کو بھی نہ دوں میں۔ پھر خادمہ سے بولی، بی بی ذرا تیل مرچ اور نمک لاؤ، اگر میں مر گئی نا تو میرا زمین تمہیں سونے نہیں دے گا۔ اتنا بدمزہ کھانا۔ زریاب نے سر جھٹکا، یہ ہو کیا رہا ہے یہاں؟ مالا نے شرارت سے کہا، میرا ذائقہ جاگا ہے جناب ڈان، اب ذرا محل کے باورچی کو بھی جگا دو، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتی۔ زریاب کے لبوں پر ایک بے اختیار ہنسی آ گئی جو اس نے فوراً چھپانے کی کوشش کی۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ مذاق کا وقت ہے؟ مالا نے چمچ ہاتھ میں پکڑ کر کہا، لو جی، مذاق کا کون سا وقت مقرر ہے؟ جب چاہے کرو، خوش رہا کرو، ہر وقت منہ پر 12 کیوں بجے رہتے ہیں؟ زریاب نے ہاتھ کی مٹھیاں بیچ لی۔ بی بی آپ 2 کپ چائے بناؤ، ایک اس اپنے باس کے لیے بھی، شاید چائے میں شوگر آئی تو مزاج بھی میٹھا ہو جائے۔ پھر وہ خادمہ سے بولی، ارے لڑکی چپ چاپ جو بنانا کھاؤ۔ محل کے تمام ملازمین چپ چاپ کر کے ہنسنے لگے اور زریاب پہلی بار سب کی محسوس کر گیا، دیکھو میں یہ نہیں کھا سکتی، مجھے باہر لے چلو بریک فاسٹ کے لیے۔ تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں، باہر سے بریک فاسٹ نہیں کروا سکتے؟ مالا نے کل اچھے سے محل کو دیکھا تھا، یہاں اتنی سیکیورٹی تھی کہ بھاگنا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ جبھی باہر جا کر وہاں سے نکلنے کا پلان بان چکی تھی، وہ نارمل رہنے کی اداکاری کر رہی تھی تاکہ زریاب کا اعتماد جیتا جا سکے۔ ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ، ارسل سے کہہ دیتا ہوں۔ زریاب نے کچھ سوچتے ہوئے حامی بڑھ لی، تم بہت اچھے ہو مافیا مین۔ وہ خوشی سے اچھلتی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ زریاب کی سانسیں ایک لمحے کو رکی، وہ ساکت بیٹھا رہا جبکہ مالا وہاں سے جا چکی تھی۔ برسوں پرانا دل جو پتھر ہو چکا تھا، جس کے دل کو دھڑکتے دیکھا تھا۔ زارا نے ہر جگہ اسے ڈھونڈا تھا، ہر دوست سے پتا کیا تھا، پر وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ آج 3 دن ہو گئے تھے، کوئی اپنا تھا نہیں جو مدد کرتا۔ وہ بے حد پریشان تھی، اس لیے آج ایک پارک آ گئی تھی۔ سنے اب پریشان ہے کیا؟ وہ بینچ پر بیٹھی تھی کہ ایک نوجوان اس کے پاس آ بیٹھا۔ یہ ارسل تھا جس کو زریاب نے انفارمیشن نکالنے کے لیے بھیجا تھا۔ جی ہوں، زارا نے جواب دیا۔ جان سکتا ہوں کیوں؟ ارسل نے پوچھا۔ آپ میرے کون لگتے ہیں، آپ کو کیوں بتاؤں؟ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ دیکھیے میں سیدھا لڑکا ہوں، آپ کو پریشان دیکھا تو آ گیا، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بتا دے دل ہلکا ہو جائے گا۔ ارسل نے نرمی سے بات کی، میری بہن 3 دن سے غائب ہے، میری مالا پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ ارسل کی نرمی دیکھتے ہوئے بتانے لگی، کیا آپ کا نام کیا ہے؟ وہ چونکا، میرا نام زہرا ہے، ڈاکٹر زہرا۔ مطلب وہ لڑکی سچ ہی کہہ رہی تھی، وہ لوگ زہرا سمجھ کر مالا کو لے گئے تھے، پر اس وقت وہ ڈاکٹر زہرا کیوں بنی ہوئی تھی؟ ارسل الجھ گیا، آپ کسی اپنے سے مدد لیں؟ ارسل کوئی اداس آنکھیں پریشان کرنے لگی، ہمارا اپنا کوئی نہیں ہے، چچا چاچی ہیں وہ اپنا نہیں مانتے، ہم 2 بہنیں ہیں، ایک دوسرے کا سہارا ہے۔ یہ کہتے وہ پوٹ پوٹ کر رو دی۔ ارسل کا سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا سہارا دے۔ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں گے، رپورٹ درج کروانے۔ ارسل کو پھندا سا لگ گیا، پر وہ اسے انکار نہ کر سکا۔ حاوی بھر کر چلایا، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ شاید یہ لڑکی میرے لیے بنی ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ ریسٹورنٹ کی رنگین روشنیوں کے بیچ مالا ارسل کے ساتھ میز پر بیٹھی تھی، ہر درجہ خوش دکھائی دے رہی تھی، جیسے قید سے رہائی ملی ہو۔ سامنے ناشتہ رکھا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار ریسٹورنٹ کے دروازے پر جا رہی تھی۔ یہ جگہ تو بہت خوبصورت ہے نا؟ مالا نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں زریاب صاحب نے صحیح کہا تھا، تمہیں باہر کا کھانا پسند ہے تو یہاں سے بہتر جگہ نہیں۔ ارسل نے نرمی سے جواب دیا، ہاں وہ تو ہے۔ مالا نے بات ادھوری چھوڑی، چمچ ہاتھ میں گھماتے ہوئے کہا، تم یہ بتاؤ، اس دن جب ہسپتال آئے تھے تو تم ڈاکٹر زارا ہی تھی، پر اب تم کہتی ہو کہ تم مالا ہو۔ ارسل نے آخر پوچھ ہی لیا، ہاں وہ میری بڑی بہن ہے۔ ارسل بھائی، اس دن میں نے ویسے ہی شرارت کی تھی، اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ لوگ مجھے جانے دیں، میں آپ کے کام کی نہیں ہوں۔ تو ساری بات بتا گئی تھی۔ تو یہ بات ہے، پر تم یہ بات باس کو مت بتانا، وہ مجھے میری غلطی کی سزا دیں گے کہ میں نے زہرا کی جگہ دوسری لڑکیوں کو کیسے اغوا کر لیا۔ ارسل نے ریکویسٹ کی، جی ٹھیک ہے ارسل بھائی، میں ذرا واش روم جا رہی ہوں، آپ بیٹھیے میں ابھی آئی۔ او ہاں ٹھیک ہے۔ ارسل نے ہلکا سا سر ہلایا۔ مالا کے قدم آہستہ آہستہ واش روم کی طرف پڑے، لیکن جیسے ہی مڑنے کا موڑ آیا اس کے قدم تیز ہو گئے۔ اب یا کبھی نہیں، وہ دل میں بڑبڑائی اور ریسٹورنٹ سے پچھلے دروازے کی طرف بھاگ نکلی۔ باہر کی سڑک سنسان تھی، وہ بھاگتے بھاگتے دیوار کے ساتھ لگ کر سانس لینے لگی، پھر قریب کھڑی ایک گاڑی کے پیچھے سے دوڑ کر باہر نکلنے لگی کہ کہاں بھاگ سکتی تھی وہ۔ ڈاکٹر زارا، یہ آواز سن کر وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ آہستہ آہستہ مڑ کر دیکھا تو سامنے زریاب راجپوت کھڑا تھا، ہاتھ جیب میں، چہرے پر وہی خطرناک سنجیدگی اور آنکھوں میں وہی بجلی سی چمک۔
माला का चेहरा उतर गया, मगर अगले लम्हे वो हंसी दबा कर बोली, अरे तुम्हें तो मीटिंग पर जाना था ना, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? ये तो जुर्म है जनाबे डॉन। जरियाब ने एक कदम आगे बढ़ाया। हाँ, जुर्म है, मगर तुमसे बड़ा मुजरिम आज तक नहीं देखा। तुम भाग रही थी मुझसे। माला ने शरारत से कहा। हाँ तो क्या हुआ? थोड़ा फ्रेश एयर लेने जा रही थी ना मैं। महल की झूमर सांस नहीं लेने देते। जरियाब के चेहरे पर जब्त के आसार थे। वो करीब आया, इतना करीब कि माला को उसकी धड़कन सुनाई देने लगी। वो डर गई थी। अच्छा मौका हाथ से निकल गया था। अब तुम कहीं नहीं जा सकती, अब तुम जरियाब की हो। माला की आंखें फैल गई, मगर लबों पर हंसी लौट आई। जरियाब की मतलब क्या मुझे कोई गिफ्ट रैप में बांध कर तुम्हें दिया गया है? जरियाब ने गहरी आवाज में कहा। अब मजाक खत्म। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें मेरे साथ वापस जाना होगा, क्योंकि जो जरियाब के कब्जे में आ जाए वो सिर्फ उसकी ही होती है। माला ने पलकी चिपकाई। कितना ड्रामाई डायलॉग है। तुम्हें फिल्मों में होना चाहिए था, माफिया में नहीं। जरियाब के चेहरे पर जब्त की मुस्कुराहट आई। उसने अरसल को इशारा किया जो पीछे से आ गया था। इसे गाड़ी में बिठाओ। माला ने अरसल को देखकर चौंकते हुए कहा, तुम भी इसके साथ? अरे धोखेबाज, तुम तो नेक शरीफ बने थे। अरसल ने नजरें झुकाई। माफ करना माला, मैं मजबूर था। माला को गाड़ी में बिठा दिया गया। उसके चेहरे पर हंसी नहीं थी, मगर आंखों में अज़्म चमक रहा था। ठीक है जरियाब राजपूत, देख लेना, तुम्हारी कैद में भी मैं तुम्हें कैद कर दूंगी। जरियाब ने खामोशी से गाड़ी का दरवाजा बंद किया, मगर उसके चेहरे पर पहली बार एक एहसास सा उभरा है, जैसे ये लड़की सिर्फ उसकी कैदी नहीं, बल्कि उसकी सुकून की कैद बन चुकी हो। कमरे में हल्की सी जर्द रोशनी फैली हुई थी। माला भी खौफ और हैरत के बीच अटकी हुई थी। जरियाब खामोशी से सामने खड़ा था। उसके चेहरे के तासुरात सख्त और आंखों में वही सफा की झलक रही थी, जिसने शहर भर में उसका नाम खौफ की अलामत बना रखा था। मैंने कहा था ना, यहाँ से जाने की इजाजत नहीं है। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि माला के बदन में कपकपी सी दौड़ गई। पर मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बस खामोश। जरियाब की गर्जदार आवाज पर वो उछलकर पीछे हटी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। आंसू बिना इजाजत गालों पर बहने लगे। मैं माफिया का डॉन हूँ, जरियाब राजपूत, जिसके हुक्म पर लोग जिंदगियां खो देते हैं। उसने मेज पर रखा ग्लास जोर से दीवार पर दे मारा। शीशा किरचियों में बिखर गया। ये खेल नहीं है, समझी तुम? माला सहम गई। उसके हाथ बंधे नहीं थे, मगर वो जैसे हिलने की हिम्मत खो बैठी थी। मैं तो सिर्फ अपनी बहन से मिलना था। उसकी आवाज लड़ती हुई रोती हुई सी निकली। जरियाब ने उसकी आंखों में देखा, जहां सच्चाई और खौफ साफ झलक रहा था। एक लम्हे को उसके अंदर कुछ टूट सा गया। वो वही जरियाब नहीं रहा जो आम इंसानों पर रहम नहीं करता था। उसने नजरें फेरी, दांत पीछे और तेजी से मुड़ गया। दरवाजा जोर से खोलकर वो बाहर निकल गया। कमरे में खामोशी गहरी थी, सिर्फ माला की सिसकियां गूंज रही थी। जरियाब बाहर आया तो उसने खुद को दीवार से टिका दिया। मुट्ठियां बंद थी। क्या हो गया मुझे? एक लड़की की आंखों में देखकर दिल क्यों बगावत कर रहा है? उसके चेहरे पर एक अजीब सा इस्तराब था, जिससे वो खुद से लड़ रहा हो। रात के सुनाटे में महल बुझती हुई रोशनियों के साए में डूबा रहा। अचानक दरवाजा जोर से खुला और अरसल की तेज कदमों की आहट के साथ जरियाब अंदर आया। मगर उसके चेहरे की बदहाली ने पूरे माहौल को हिला कर रख दिया। उसकी शर्ट के कंधों पर खून के धब्बे थे, बाजू से नीचे खून टपक रहा था और कदम थोड़े से लड़खड़ा रहे थे। वो सोफे के पास गिरा पड़ा, मगर जरियाब ने दर्द को काबू रखा। और इस फील्ड में ऐसा होता रहता था। सिर्फ दांत बींच कर बैठा रहा, आंखों में दर्द और गुस्से का अजीब मिला जुला रंग। अरसल ने दौड़कर करीब आकर पूछा, किसने मारा? कहाँ से गोली लगी? जराब ने होंठों को सुकेरते आहिस्ते से कहा, तफसील बाद में, मैं अस्पताल नहीं जा सकता, मेरी दुनिया का कानून है। जाओ उस लड़की को बुला लाओ। उसकी आवाज में हल्की सी काम थी, मगर वो मजबूत रहने की कोशिश कर रहा था। अरसल कुछ पल के लिए रुक गया, फिर दरवाजे की तरफ दौड़ा। चंदों बाद बूढ़ी मुलाजमा डरकर अंदर आई। उसने जरियाब को के रोब को देखकर सर झुका दिया। जरियाब ने खुश्क लहजे में कहा, कहाँ है वो लड़की? मुलाजमा ने हिचकिचा कर कहा, हुजूर वो अभी सोई हुई है। जरियाब ने कड़वा सा मुस्कुराहट बड़ा मुंह बनाया। सोई हो या जागी हो, जाओ फौरन लाओ। मुलाजमा ने सर झुकाकर रुखसती ली और कदम जमीन पर उठाए। लम्हों में दरवाजा खुला, माला आंखें सूजी और चेहरा बेतरतीब लिए अंदर आई। जो ही उसने जरियाब को देखा, उसका रंग बदल गया। खून, खून के धब्बे और वो सख्त चेहरा, सबने उसे अंदर से हिला दिया। माला की टांगें कांप गई, मगर उसने खुद को काबू किया। आप जख्मी? आपको अस्पताल? उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे अस्पताल नहीं जाना, तुम करीब आओ। जरियाब ने एक हाथ आहिस्तगी से बढ़ाया और फिर उसे रोकने की कोशिश की। पर मुझे नहीं आता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। माला ने फंस कर कदम
बढ़ाए थे। मैं माला हूँ, अभी डॉक्टर बन रही हूँ, मैं डॉक्टर ज़ारा नहीं हूँ। कितनी बार बताऊँ, मुझे बता दो यहाँ से, मुझे जाने दो। वो चिल्ला उठी थी। जो भी हो, माला हो तो भी ये इलाज तुम ही करोगी, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, जल्दी करो। वो दहाड़ा था तो अरसल को तरस आया उस मासूम लड़की पर। वो कांपते हाथों से उसका जख्म देखने लगी। गोली छू कर गुजरी थी, शुक्र ज्यादा नहीं लगी। उसने मुआयना करके बताया, थोड़ा बहुत वो सीख गई थी। अरसल जाओ यहाँ से। अरसल फौरी निकल गया। अब सिर्फ वो दोनों थे और उसकी काफी करीब जख्म साफ करके बैंडेज कर रही थी और खुद रो रही थी। तुम्हें डॉक्टर बनना है और ये जख्म देख कर रो रही हो? वो सवाल कर रहा था। मुझे खून से डर लगता है, ये बहुत ज्यादा है, वो रोते रोते बता रही थी। जब पट्टी हो गई तो वो जाने लगी तो जरा आपने उसे खींच कर अपने ऊपर गिरा लिया। माला सुन हो गई, या तो मेरी हो जाओ या मुझे अपना बना लो। वो गंभीर लहजे में बोला, क्या मतलब? वो खुद को छुड़वाने लगी। उसकी गुर्बत में वो सांस नहीं ले सक रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मतलब साफ है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। मेरा मकसद जो भी था, लेकिन तुम जरियाब राजपूत के दिल को भागे हो। वो कमर पर जोर दे गया। अगर इतनी मोहब्बत है तो मुझे यहाँ से जाने दो। वो खुद को छुड़ाकर दूर हुई थी। वो तो अब बिल्कुल मुमकिन नहीं है। रात काफी गुजर चुकी थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे और कहीं कहीं बिजली चमककर माहौल को मजीद बोझल कर रही थी। महल के एक हिस्से में जरियाब नींद दराज था। बाजू पर पट्टी बंदी थी, खून अब थम चुका था, मगर दर्द अब दिल तक सरायत किए बैठा था। वो छत को घूर रहा था, मगर निगाहें कहीं और थी, जैसे कोई तस्वीर जहन के पर्दे पर चमक रही हो। माला की, उसके लरजते हाथ, डरी हुई आंखें और आंसू से भरी आवाज। मुझे खून से डर लगता है। जरियाब के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। खौफजदा जरूर थी, मगर फिर भी मेरे सामने ठहरी रही, जैसे उसके अंदर की हिम्मत छुपी हो, जैसे वो खुद नहीं जानती। वो आहिस्तगी से आंखें बंद कर गया। दिल में एक अजीब सा इसराब था। ये वो जज्बा नहीं था जो वो पहचानता था, वो जो हमेशा हुक्म देता और लोग सिर्फ सर झुकाते, मगर आज वो खुद किसी के लहजे, किसी के लम्स, किसी के खौफ में उलझ गया था। दूसरी तरफ माला अपने कमरे में बंद घुटनों में सर दिए बैठी थी। उसके हाथों में अब भी जरियाब का खून लगा हुआ था। वो बाहर बाहर धो चुकी थी, मगर जैसे वो निशान दिल पर छप गए थे। ये कैसा शख्स है, कभी सफा कभी इतना नर्म। उसने आंसू पूछे, मगर उस समय जब उसने मुझे खींचा, मैं खौफजदा जरूर थी, मगर पता नहीं कि दिल की धड़कन रुकने के बजाय तेज हो गई थी। वो उलझन में थी। क्या ये नफरत है या कोई और एहसास? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। खिड़की से बाहर बिजली चमकी तो कमरा लम्हा भर को रोशन हुआ। उसके चेहरे पर एक ही ख्याल लिखा जा चुका था, जरियाब। दोनों के दरमियान खामोशी का एक फासला जरूर था, मगर उनकी सोचों में एक दूसरे की मौजूदगी अब फासे हो चुकी थी। जरियाब ने साकित लहजे में खुद से कहा, अगर ये कमजोरी है तो मैं इसे कबूल नहीं करता, मगर अगर ये मोहब्बत है तो शायद पहली बार मैं हारने से नहीं डर रहा। और उधर माला के लबों से एक हल्की सी सांस निकली। अगर वो जालिम ना होता तो शायद मैं उसकी आंखों में कुछ और पढ़ लेती। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और दोनों के दिलों में एक जैसा तूफान बरपा था। मोहब्बत, खौफ और इनकार के बीच उलझा हुआ एक जज्बा, जिसका नाम वो अभी तक नहीं जानते थे। दरवाजे के करीब खड़े हर्षल की आवाज में सख्ती थी, मगर उसकी आंखों में एक इधर उधर की फिक्र भी झलकी हुई थी। उसे जरियाब की तरफ घूरते हुए कहा, अब आप ये बात जान गए हैं, वो डॉक्टर नहीं है, उसे जाने दो। ये जो बहाने हैं सब बिल्कुल बेकार है। जरियाब का चेहरा कुछ पल के लिए सख्त हो गया। पट्टी से लिपटी उंगलियां धीरे से कांपने लगी, मगर उसकी आवाज में ऐसी नरमी थी जिसने अल्फाज को धीमी आग में बदल दिया। छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकता मैं माला को। वो बेहद जिद्दी था। मैंने इसकी बहन से बात की है, वो बहुत परेशान है। दोनों बहनें तनहा है, जाने दो माला को। हर्षल ने कदम बढ़ाकर करीब आते कहा। उसके लहजे में हंगामा भी था और फिक्र भी। तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी हो रही? कि मोहब्बत तो नहीं होगी उसकी बहन से? जरियाब ने तीर सही निशाने पर लगाया था। हाँ, हो गई है बॉस मोहब्बत। वह नजरें झुका गया था। उसके घर पर चचा चाची भी जुल्म करते हैं, माला और जहरा पर। अरसल ने मजीद कहा, इतनी मोहब्बत में अंधे हो गए हो कि उसके साथ पुलिस में मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। जरियाब हंसा था। वो शायद पहले मैं ये बात ना समझता, पर अब समझ सकता हूँ। मैं भी माला से मोहब्बत करने लगा हूँ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। दोनों अपनी दुनिया में ही बसाना पड़ेगा दोनों को, जब भी जाकर मोहब्बत मिलेगी। जरियाब उसे प्लान बता रहा था। आज का सूरज बहुत कुछ बदल देने वाला था। उसकी आंख खुली तो वो अपने सामने जरियाब को देखकर चौंक गई। तुम मेरे कमरे में? वो दुपट्टा सही करने लगी। बेफिक्र रहो, डरो नहीं, बिना निकाह के हाथ नहीं लगाऊंगा।
और निकाह के बाद खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो आंखों में देख रहा था उसकी। क्या कह रहे हो? वो समझ ना सकी। ये कपड़े वगैरह हैं, आज हमारा निकाह है, तैयारी पकड़ लो। वो हुक्म दे रहा था। पागल हो, मैं नहीं करूंगी निकाह तुमसे। वो बेड पर पड़े कपड़े देख रही थी। देखो, करना तो पड़ेगा, वरना तुम्हारी ये बहन मेरे कब्जे में है। अगर ना किया तो ये अगली सांस नहीं ले सकेगी, और इस वक्त मैं तो तुमसे जान ही तो गई होगी ना। ये कहकर वो चला गया था, जबकि ज़ारा का सोचकर वो मजबूर हो गई थी। कमरे में शोर था। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने तुम पर यकीन किया था और तुमने यकीन तोड़ दिया। ज़ाहरा साकित थी, क्योंकि अरसल बहाने से यहाँ लाया था कि तुम्हारी बहन का पता लग गया है, पर यहाँ लाकर कमरे में बंद कर दिया था। आपकी बहन आपको मिल जाएगी, बस हमारी निकाह की तैयारी करे, ये बॉस का हुक्म है। अगर ना मानी तो माला अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। अरसल ने सीधा सीधा कहा, मगर प्लान जरिया का ही था। ज़ारा भी मजबूर हो गई। कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवार पर लटकती जर्द बल्ब की रोशनी में ज़ाहरा का चेहरा और ज्यादा पीला लग रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लब सूखे हुए थे। सामने मौलवी साहब बैठे हुए थे, कागज कलम लिए। दरवाजे के बाहर दो आदमी बंदूक थामे पहरा दे रहे थे। कबूल है, मौलवी की आवाज बारी थी। ज़ाहरा ने नजरें उठाकर देखा, सामने अरसल खड़ा था, मगर उसकी आंखों में भी खौफ की लकीर थी, जैसे वो खुद किसी कैद में हो। ज़ाहरा, कहो ना, कबूल है, बस कह दो, उसने धीरे से कहा, जिसे इल्तजा कर रहा हो। ज़ाहरा के लोगों पर हल्की सी लर्जिश आई, आंखों में आंसू चमके। मेरी बहन माला कहाँ है? मौलवी कुछ बोलने ही वाले थे कि पीछे से ज़रियाब की आवाज गूंजी, अगर तुमने हाँ की तो तुम्हारी बहन को कभी रोशनी नहीं देखने दूंगा। जोरा ज़ाहरा की चीख दिल के अंदर ही दब कर रह गई। कबूल है, लफ्ज जैसे खून से तर निकले। अरसल से भी ऐसे ही पूछा गया, उससे कबूल है कहा, और वो दोनों एक बंधन में बंध गए। उसी लम्हे दूसरे तरफ माला के कमरे में वही मंजर दोहराया गया। ज़रियाब सफेद कुर्ता पहने बैठा था, आंखों में दीवानगी की चमक। तुम्हारे इनकार से तुम्हारी बहन की जिंदगी खत्म हो जाएगी माला, अब फैसला तुम्हारा है। माला ने आंखें पूंछ कर आहिस्ता से कहा, तुम जीत नहीं सकते ज़रियाब, जबरदस्ती से मोहब्बत नहीं मिलती है। मोहब्बत नहीं मिलती? ज़रियाब ने सर्द हंसी हंसी, पर मैं वक्त खरीद सकता हूँ, और वक्त ही तो है वो चीज़ जिसपे मोहब्बत पैदा हो जाती है। मौलवी के अल्फाज कमरे में गूंजे। कबूल है। माला ने निगाह नीचे की, लब कप कपाया और बोली, कबूल है। दरवाजे के बाहर फिजा जैसे साकित हो गई। दो मुख्तलिफ कमरों में दो जिंदगियां एक ही धागे में बन गई, जबरदस्ती, खौफ और खामोशी आंसू के साथ। मेरी बहन कहाँ है अरसल? हो गया ना जो कहा था, मेरी बहन को ला दो। मेरी निगाह तरस गई उसे देखने को। ज़ाहरा अरसल को कह रही थी, वो रो रही थी। चुप कमरे में ज़रियाब के साथ माला दाखिल हुई। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर तड़प कर गले लगी और रोती थी। जब वो रोकर दूर हुई, तब नजर ज़रियाब और अरसल पर थी। माला, तुम जाना चाहती थी ना यहाँ से? तुम यहाँ से अब जा सकती हो। ज़रियाब ने आराम से बैठते हुए जहाँ सकती। चले आप ही, हमें यहाँ से निकलना है। वो ज़ाहरा का हाथ पकड़ते हुए बोली, चले भी, आप ही जल्दी करें। पर ज़ाहरा एक कदम भी नहीं बढ़ी। मैं नहीं जा सकती माला, मैं अपने शौहर के बिना यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अरसल ने चौंक कर ज़ाहरा को देखा। शौहर? कौन शौहर? आप नहीं जानती, ये सब माफिया हैं, चले यहाँ से। वो जबरदस्ती कर रही थी। नहीं जा सकती माला, अरसल से मेरा निकाह अभी हुआ है, हमें वहां अब कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। चाचा चाची नहीं रहने देंगे, हम कहाँ जाएंगे? ज़ाहरा समझदार थी, जो भी समझदारी से बोली, जा तो ये भी नहीं सकती। जान अपनी बहन से क्यों सीखो, शौहर के बिना कहीं नहीं जाते। ज़रियाब हंसते हुए उठा था और माला की गाल पर लग रख गया। कौन शौहर? ज़ाहरा ने पूछा। मैं माला का शौहर, और आप मेरी साली। ज़रियाब ने आगे बढ़कर बताया। वो दोनों हैरान थी। फिर अरसल ने सब बता दिया था कि कैसे उन्हें बेवकूफ़ बनाकर निकाह हुआ है। हमें कबूल कर ले आप दोनों, हम आपसे मोहब्बत के दावेदार हैं। अरसल ने इल्तजा की। ज़ाहरा के कदम जैसे ज़मीन में पस्त हो गए थे। अरसल की आंखों में वही बेबसी, वही नदामत झलक रही थी, जो ज़ाहरा के दिल को तोड़ भी रही थी और जोड़ भी। ज़रियाब की हंसी अब भी फिजा में गूंज रही थी, तेज, जहरीली, मगर उसके पीछे एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था, जैसे वो अपनी मोहब्बत का जीत का ऐलान कर चुका हो। माला ने अपने गाल पर ज़रियाब के लम्स को झटक कर पीछे कदम लिया। ये मोहब्बत नहीं, ये कैद है। ज़रियाब की नजरें एक पल को नरम हुई, फिर बोला, मोहब्बत हो या कैद, दोनों में इख्तियार नहीं रहता माला, तुम अब मेरी हो। ज़ाहरा के आंसू फिर से बहने लगे। उसने आगे बढ़ के माला का हाथ थामा। हम एक दूसरे के बगैर नहीं है माला, पर अब हम मजबूर हैं। ज़ाहरा ने अरसल की तरफ देखा, वो अब भी चुप खड़ा था, जैसे उसके पास कहने को कुछ बाकी ना हो। अरसल, उसने लड़ती आवाज में कहा,
क्या तुम वाकई मेरा सहारा बन सकते हो? अरसल ने कदम बढ़ाया। उसके हाथ ने ज़ारा के हाथ को थाम लिया। मैंने तुम्हें इस हाल में धकेला, मगर अब चाहूंगा कि तुम्हें इस हाल से निकालूं। अगर इजाजत दो तो तुम्हें अपना लो। दिल से जैसे निकाह के लफ्जों ने सिर्फ रस्म में बांधा, वैसे नहीं, सच में। ज़ाहरा की आंखों में एक लम्हे कुछ सुकून उतरा। मैं कबूल करती हूँ अरसल। उसके लबों से जैसे फूल गिरे हों, मगर उनके नीचे कई कांटे छुपे थे। माला के चेहरे पर हैरत थी। उसे ज़ाहरा को देखा जैसे यकीन ना आ रहा कि उसकी नाजुक बहन इतना बड़ा फैसला कर सकती है। आपी, नहीं माला, कभी कभी मोहब्बत पाने से ज्यादा किसी का साथ देना जरूरी होता है। अरसल को मेरी जरूरत है और मुझे अब उसके साथ रहना है। जरियाब ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ हाथ बांध लिए। वाह, आज तो दोनों बहनों ने दिल बड़ा कर दिया। अब तुम्हारी बारी है माला। माला ने आंसू पूछे। उसकी आंखों में अब अज़्म था। अगर ज़ाहरा अपनी किस्मत मान सकती है तो मैं भी मान लेती हूँ, मगर याद रखना जरियाब, तुमने मेरा दिल नहीं जीता, सिर्फ वक्त दिया है। जरियाब ने धीरे से झुककर उसकी पेशानी को छुआ। वक्त ही सब बदल देता है माला, तुम देखना, एक दिन तुम्हारे लब भी यही कहेंगे, कबूल है। दोनों बहनें अब एक दूसरे के सामने खड़ी थी। ज़ारा के चेहरे पर ठहराव, माला के चेहरे पर बगावत थी। बाहर वही जर्द बल्ब जल रहा था, जिसे गवाह बनकर कह रहा था, दो जिंदगियां, दो मोहब्बतें, दो कैदे आज एक ही तकदीर में बन गए थे। कमरा गुलाबों की जिंदगी खुशबू से भरा हुआ था। मदम रोशनी में जलती मोमबत्तियां दीवारों पर नरम सुनहरे साए डाल दिए गए थे। हवा में हल्की सी धड़कन थी, जैसे दिल की, जैसे लम्हों की। ज़ाहरा लाल जोड़े में बैठी थी, हाथों में मेहंदी की खुशबू अभी तक ताज़ा थी। आंखों में खौफ, शर्म और कहीं अंदर एक अजीब सा सुकून। वो जानती थी कि उसकी निगाह की बुनियाद मजबूरी थी, मगर दिल के किसी कोने में ये भी वो मान बैठी थी कि शायद अरसल का दिल सच में बदल जाए। दरवाजा आहिस्तगी से खुला। अरसल दाखिल हुआ, सफेद कुर्ता, चेहरे पर थकन और आंखों में गहरी नदामत। उसके हाथ में एक छोटा सा गुलाब था। ज़ाहरा ने नजरें झुका ली, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। अरसल कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, ज़ाहरा, तुम्हें यूं रोता देखकर दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैं नहीं चाहता था कि ये सब ऐसे हो, मगर शायद किस्मत ने यही लिखा था। ज़ाहरा ने लब हिलाए, मगर आवाज हल्की ना निकली। अरसल ने कदम आगे बढ़ाया और उसके सामने आकर बैठ गया। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे शिकायतें और होनी भी चाहिए। मैं अगर तुम्हें इजाजत दो तो आज से एक नया आगाज करना चाहता हूँ। तुम्हारी आंखों का खौफ मिटाना चाहता हूँ। ज़ाहरा ने धीरे से नजरें उठाई। उसके चेहरे पर नरमी थी। शायद पहली बार अरसल के लहजे में मोहब्बत की झलक दिखाई दी थी। मैंने तुम्हें कभी दुश्मन नहीं समझा अरसल, बस हालात ने सब छीन लिया। अगर मैं ये फैसला ना करती, शायद मेरे चाचा चाची हमें कहीं और बेच देते, जैसे तुम लोगों से पैसे लिए उन लोगों ने। पर ये माला अभी तक नहीं समझ रही। फिर लौटा देता हूँ ज़ाहरा, अरसल ने कहा और उसके हाथों को थूम लिया। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा सुकून, तुम्हारा मान, सब। कमरे में लम्हा ठहर गया। ज़ाहरा के आंसू बह निकले, मगर अब वो खौफ के नहीं थे। अरसल ने हाथ बढ़ाकर उसकी गाल से आंसू पूंछे, फिर आहिस्ते से बोला, अब रो मत। तुम मेरी इज्जत हो, मेरी अमानत। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। ज़ाहरा ने पहली बार मुस्कुराहट दी, बहुत हल्की मगर सच्ची। शायद यही मोहब्बत की शुरुआत है। अरसल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और शायद यही हमारी पहली रात की दुआ। हल्की सी बारिश खिड़की के पार शुरू हो चुकी थी। कमरे में खुशबू, खामोशी और दो धड़कते दिल थे, जो जबरदस्ती के बंधन से निकलकर और मोहब्बत की दहलीज पर कदम रख रहे थे। कमरे में मदम रोशनी थी। सुरख गुलाबों की खुशबू फिजा में रची हुई थी, और बाहर चांदनी नरम चांदनी की तरह पर्दे पर छलक कर आ रही थी। माला आईने के सामने बैठी थी, बाहरी अरूसी लिबास में, बाल खुले, माथे पर हल्की सी नमी, जैसे वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही हो, मगर दिल कहीं अंदर हल्का सा लर्ज रहा था। दरवाजा आहिस्ते से खुला और जरियाब सफेद कुर्ता स्याह बास्केट में अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में वही वक्कार, मगर आज पहली बार उसमें सख्ती के बजाय सुकून था। माला ने आईने में इसकी झलक देखी, फिर चेहरा फेर लिया। माफ करना, दरवाजा बंद करना भूल गई, वरना आप ना आ पाते। जरियाब के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। दरवाजे तो बंद तुम करती हो, मगर दिल के नहीं। माला ने तल्खी से कहा, दिल वो तो आप छीन चुके हैं निकाह के वक्त। अब क्या देखना है उसकी खाली जगह। जरियाब आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आया। अगर खाली है तो भरूंगा अपनी मोहब्बत से। मोहब्बत? आप जैसे लोग मोहब्बत के लफ्ज को सिर्फ हुक्म समझते हैं, और तुम जैसे लोग नफरत को हथियार बना लेते हैं, क्योंकि और कोई बचता ही नहीं है। माला ने पलकों के नीचे छुपे आंसू रोकने की कोशिश की, मगर आवाज टूट गई। दरियाब खामोशी से उसके पास बैठ गया। माला, मैं वो शख्स नहीं हूं जो तुम्हें दुख देना चाहता हूँ। हाँ,
मैंने तुम्हें मजबूर किया क्योंकि तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं थी, मगर आज जब तुम मेरे सामने हो, बस ये चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। माला ने तंजिया हंसी हंसी। खुश? जबरदस्ती के निकाह में खुशी कहाँ से लाऊं? तो फिर मैं वक्त दूंगा, शायद वक्त में मुझ पर यकीन दिलाए। जरियाब ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया, उसके दुपट्टे का पल्लू संभाल कर शाने पर रखा। तुम्हारे नखरे भी खूब है, मगर यकीन करो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। माला ने आंखें उठाई, उसकी नजरें जरियाब की आंखों से टकराई, गहरी पर सच्ची। दिल चाहा नजरें हटा ले मगर हटा ना सकी। अब बर्दाश्त कर सकते हैं, वो हल्के तंज में बोली। अगर तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी जिद और तुम्हारी आंखों का ये गुरूर सब देखने के बाद भी तुमसे दूरी नहीं जा सकता, तो हाँ, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। माला ने नजरें फेर ली, मगर लबों के किनारे हल्के से उठे गए, जैसे लाशौरी मुस्कुराहट हो। बहुत बात होनी है आप। जरियाब मुस्कुरा कर बोला, शायद आज पहली बार तुम्हें संजीदगी से देखने का मौका मिला है। माला ने आहिस्तगी से दुपट्टे का पल्लू मुंह के करीब किया, छुपाने के लिए। मुझे नींद आ रही है, तो सो जाओ, मगर ये जान लो, जब आंख खोलोगी तो तुम्हारे ये नखरा, ये जिद सब मेरी जिम्मेदारी बन चुके होंगे। जरियाब ने लाइट मदम की और माला ने आंखें बंद की, मगर दिल के अंदर एक नरम सी लहर उठी। जरियाब अब उसकी गर्दन पर झुका था। कुछ साल बाद ये छोटा सा घर तुर्की के गांव में था, जहां अरसल, जहरा और दरियाब माला आबसे थे। एक साल पहले दोनों ने अपनी अपनी मोहब्बत की खातिर माफिया को छोड़ दिया था, पर माफिया उन्हें ना छोड़ती, इसलिए वो दूर आबसे, जहां उसकी पुरसुकून दुनिया थी। तुर्की के इस छोटे से गांव में अब बहार लौट आई थी। बर्फ पिघल चुकी थी, दरख्तों पर हल्की सी सब्ज रोशनी झलक रही थी और हवा में फूलों की खुशबू रची हुई थी। घर के बाहर छोटे आंगन में अब हंसी की आवाजें गूंज रही थी। वो हंसी जो कभी खौफ के हिसार में कैद थी, आज आजादी से गूंज रही थी। ज़ाहरा ने दुपट्टा संभालते छोटे से लड़के को गोद में उठाया। अहमद, भागना बंद करो, गिरा दोगे खुद को। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, अम्मी, मैं बाबा की तरह बहादुर बनूंगा। अरसल पास ही लकड़ी की बेंच पर बैठा मुस्कुरा रहा था। अरे मेरा शेर तो अभी से मुझ पर आगे निकल गया। ज़ाहरा ने हंसते हुए कहा, बस बहादुरी दिल में हो, बाकी संभालना माँ का काम है। अरसल ने चाय का कप उठाया, उसके लबों पर एक खामोश सा सुकून आ गया। यही घर, यही बीवी, यही बच्चा, सब उसकी जिंदगी का इनाम थे, जिसे उसने खौफ के दामन से खींचकर हासिल किया था। दूसरी तरफ माला आंगन में बैठी हुई थी, स्वेटर बुन रही थी। उसकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची थी, गुलाबी कंबल में लिपटी, गहरी नींद में। जरियाब उसके कंधे पर हाथ रखकर पीछे से बोला, माला, देखो तो कैसी लग रही है, बिल्कुल तुम पर गई है। माला ने प्यार से बच्ची के गाल छुए। अगर मेरी जैसी हुई तो जिद्दी भी होगी, तो भी ठीक है, दोनों माँ बेटी मुझे बस तंग किया करेंगी। जरियाब ने हंसते हुए बच्ची के माथे पर बोसा दिया। माला ने शौही से कहा, अब तो तुम भी बदल गए हो जरियाब, माफिया का वो सरदार अब एक नर्म दिल बाप बन गया है। जरियाब ने आहिस्ता से कहा, शायद तुम्हारे प्यार ने मेरे अंदर का इंसान जगा दिया। चाय की खुशबू, बच्चों की हंसी, हवा की खनकी, सब मिलाकर वो मंजर मुकम्मल कर रहे थे, जिसे सुकून कहते हैं। ज़ाहरा और माला आंगन के दरमियान में आकर एक दूसरे के गले लगी। हम जीत गए ना आपी, माला ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ाहरा ने उसके माथे पर बोसा दिया। हाँ, हम जीत गए, मोहब्बत, वफा और अपने नसीब पर ईमान के साथ। जरियाब ने अरसल की तरफ देखा। पता है, कभी सोचा नहीं था कि हम सब एक ही छत के नीचे यूं हंसेंगे। अरसल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जिंदगी तब खूबसूरत होती है जब बंदूक की बजाय दिल से फैसले किए जाए। गरूबी आफताब की रोशनी आंगन में पड़ी, चारों एक दूसरे के साथ बैठे, हंसते, बच्चों को खेलते दिख रहे थे। वो वक्त जो कभी खूनी माफिया की गिरफ्त में था, अब एक मुकम्मल पुरसुकून कहानी बन चुका था। आसमान पर परिंदों का झुंड उड़ता गया और हवा ने जैसे उनके होंठों से निकले अल्फाज आसमान तक पहुंचा दिए। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो खौफ भी आखिरकार हार जाता है।